नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है राजस्थान का परिचय, भौतिक स्वरूप और अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, इसमें हमने 2-3 लेक्चर कर लिए हैं। आज हम जिसको पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं हम पूर्वी मैदान को। ठीक है, हम राजस्थान को 4 मुख्य भू आकृतिक प्रदेशों में बांट के पढ़ रहे हैं, जिसका जो तीसरा पार्ट है वो है पूर्वी मैदान। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हमारा चैप्टर आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पूर्वी मैदान। तो देखिए जरा, पूर्वी मैदान ये रहा 3 नंबर पर। तो इसको पढ़ेंगे हम। देखिए, पूर्वी मैदान की बात करें तो ये क्षेत्र राजस्थान के 23.9% क्षेत्र को घेरे हुए है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कितना? 23.9% एरिया घेरा हुआ है किसके द्वारा? पूर्वी मैदानी प्रदेश के द्वारा। बनास बेसिन और मध्य माही छप्पन के मैदान को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, अरावली के जस्ट जो पूर्व का पार्ट है वो इसमें लिया गया है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और कौन कौन से बेसिन यहाँ स्थित हैं? एक तो बनास बेसिन और दूसरा मध्य माही बेसिन, या फिर छप्पन का मैदान भी उसको बोला जाता है। उत्तरी भाग में देखिए आप कौन कौन से जिले हैं? भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, टोंक और भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा जिलों के मैदानी भाग तथा दक्षिणी भाग में, ये उत्तरी भाग के जिले हो गए, और दक्षिणी भाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के 56 गांवों वाला जो मैदानी भाग है वो शामिल है। दक्षिण भाग में 56 गांवों वाला मैदानी भाग जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में है, और बाकी जो उत्तर के हैं वो उत्तर वाले भाग में शामिल है। इस प्रदेश की जो भूमि है ये समतल और उपजाऊ कांप मिट्टी वाली है। ध्यान रखना, इस प्रदेश की जो मिट्टी है या भूमि है वो समतल है और उपजाऊ कांप मिट्टी वाली भूमि है। इसको भी हम 2 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, 2 भू आकृतियों में बांटा है हमने। पहला है बनास बाणगंगा बेसिन। ठीक है, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका फर्स्ट जो पार्ट है वो है बनास बाणगंगा बेसिन। तो देखिए, बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में, ठीक है, बनास और उसकी सहायक नदियों का ये मैदान जो है वो दक्षिण में तो मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा और करौली के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण में क्या कह देते हैं इसको? मेवाड़ का मैदान, और उत्तर में मालपुरा या करौली का मैदान बोला जाता है पूर्वी मैदान को। ठीक है, पूर्वी मैदान का भी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम? जो बनास बाणगंगा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, बेडच, खारी, मानसी और मोरेल। देखिए नदियों के नाम देखिए आप, यहाँ बहने वाली नदियां कौन सी है? बेडच, खारी, मानसी, मोरेल और बाणगंगा, ये सब नदियां यहाँ पर बह रही है। इस मैदान का ढाल जो है, ढाल तो हम सब जानते ही हैं कि जिस दिशा में नदियां बह रही है उसी तरफ ढाल होता है उस प्रदेश का। तो इसका ढाल पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर है। यहाँ एकल पहाड़ियां ऊंचाई पर टेकरी नुमा हो जाती है। ध्यान रखना इन शब्दों को। यहाँ पर जो एकल पहाड़ियां है वो ऊंचाई पर जाकर कैसी हो जाती है? टेकरी नुमा हो जाती है। और इस मैदान की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 280 मीटर से 500 मीटर तक यहाँ की औसत ऊंचाई है। ठीक है, नंबर 2 पर है मध्य माही छप्पन बेसिन। ठीक है, कौन है? मध्य माही छप्पन बेसिन। तो देखिए, ये मैदान उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी भाग में, ठीक है, कितनी दूरी में? 7056 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका एरिया देख लीजिए आप, 7056 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किसका? मध्य माही छप्पन बेसिन का।
ठीक है। 56 का जो बेसिन है उसका जो विस्तार है 7056 वर्ग किलोमीटर। किन किन जिलों में है ये है उदयपुर का थोड़ा सा पार्ट है दक्षिणी पूर्वी भाग, ठीक है। और कौन है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का है दक्षिणी भाग, ठीक है, 56 बेसिन में ये आते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 200 से 400 मीटर। अब देखिए आप सलूम्बर और सराड़ा क्षेत्र जो है इनको स्थानीय भाषा में 56 कहा गया है। सलूम्बर सराड़ा वाले क्षेत्र को तो 56 कहा गया है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है उसको बागड़ कहा गया है, ठीक है। बा के ऊपर बिंदी नहीं लगी हुई है, यहाँ बागड़ है न कि बांगड़, जबकि बांगड़ है शेखावाटी वाला एरिया, ठीक है। और बागड़ है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, इसको बांगड़ यानी बागड़ बिना बिंदी के बागड़ कहा जाता है, ठीक है। बांसवाड़ा को तो 100 टापुओं वाला क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी नदियों का जो यहाँ अधिकता है, यानी नदियों की बहुत सारी नदियां बहती है इधर, तो 100 टापुओं का क्षेत्र कहा गया है बांसवाड़ा को। माही की मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो सोम, जाखम, कागदर और झामरी है। याद रखना ये जो नए नाम है जैसे कागदर और झामरी, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। आदिवासी भील और गरासिया जो है यहाँ पर वालरा नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं, ठीक है। जो स्थानांतरित कृषि होती है यानी स्थान चेंज कर करके जो कृषि की जाती है आदिवासियों के द्वारा, तो जो भील और गरासिया यहाँ कृषि करते हैं उसको वालरा बोलते हैं, ठीक है। 56 बेसिन में जो कृषि की जाती है आदिवासियों के द्वारा स्थानांतरित वाली, उसको वालरा कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। नंबर 4 पर अपना जो भू आकृति प्रदेश है वो है दक्षिणी पूर्वी पठार। कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठार। तो देखिए जरा, इसको हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता है, यानी हाड़ौती के नाम से ये विख्यात है। और 9% भूभाग को घेरे हुए है ये, कितने प्रतिशत को, 9% भूभाग को घेरे हुए है। और 13% जनसंख्या राजस्थान की इस भूभाग में निवास करती है। क्षेत्र कौन सा है, यानी जिले कौन से हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले का पूर्वी भाग, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 जिले प्लस चित्तौड़गढ़ जिले का जो पूर्वी भाग है वो इसमें आता है, ठीक है। यहाँ पर लावा और मिश्रित जो क्षेत्र है, मिश्रित जो सेल होती है वो और विंध्यन सेलों का सम्मिश्रण है, ठीक है। लावा मिश्रित सेल और विंध्यन सेलों का यहाँ सम्मिश्रण है। और इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई की बात करें तो 500 मीटर है, ठीक है, 500 मीटर औसत ऊंचाई है। काली और लाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, याद रखना कौन सी मिट्टियां हैं यहाँ, काली और लाल मिट्टियां। चंबल, पार्वती, काली सिंध इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। और भौतिक दृष्टि से ये 2 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 2 भौतिक, कौन से हैं 2 भौतिक उप प्रदेश इसके, एक तो है विंध्यन कगार और नंबर 2 है दक्कन का लावा पठार, ठीक है। तो विंध्यन कगार की बात करें तो ये कगार मुख्य रूप से बलुआ और चूना पत्थरों से बना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, बलुआ और चूना पत्थरों से। औसत ऊंचाई है इसकी 350 से 550 मीटर के बीच। और जो बात करें हम इन कगारों का मुख की, तो इन कगारों का मुख बनास और चंबल नदी के बीच, ठीक है। इमेजिंग करो आप, बनास और चंबल नदी की इमेजिंग करो कि उनके बीच का जो क्षेत्र है वहां क्रमबद्ध दक्षिण पूर्व और पूर्व दिशा की ओर इनका कगार है, ठीक है। किसका, विंध्यन कगार की बात हो रही है। उत्तर में चंबल के सहारे सहारे ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, दक्कन का लावा पठार 2 भागों में बांटा है हाड़ौती को। तो नंबर 2 क्या है, दक्कन लावा पठार। तो ये है, देखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का चौड़ा व ऊपर उठा जो पथरीला भूभाग है वो इसमें आता है। ये बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बना हुआ है। इसका पूर्वी और दक्षिणी भाग लावा से ढका हुआ है। कौन सा, पूर्वी और दक्षिणी भाग की बात करें तो ये लावा से ढका हुआ है। और यहाँ पर उपजाऊ काली मिट्टियां पाई जाती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी है यहाँ पर, काली मिट्टी। जबकि अभी हमने देखी थी विंध्यन कगार में लाल काली मिट्टी थी और यहाँ कौन सी है, काली मिट्टी है।
याद रखना, ठीक है। चंबल और उसकी सहायक काली, सिंध और पार्वती नदियों ने कोटा में एक त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान बनाया है। इस त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान को याद रखना, ये आपको पेपर में क्वेश्चन के रूप में मिलने वाला है, ठीक है। कहाँ बनाया है? कोटा में। किसने बनाया है? चंबल और उसकी सहायक नदियों ने। सहायक नदियां कौन सी है? काली, सिंध और पार्वती, ठीक है। पार्वती, काली सिंध और चंबल, इन तीनों ने मिलकर एक त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान बनाया है कोटा में, ठीक है। ये हो गया हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार, ठीक है। तो ये चारों पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अपवाह तंत्र, जिसको अगले लेक्चर में करेंगे। उससे पहले आप ये मैप देखिए, एक राजस्थान उच्चावच का मैप है। तो इसमें जो देखिए आप, सबसे कम ऊंचाई है अपने देश में, यानी समुद्र तल से जो ऊंचाई नापी जाती है वो सबसे कम उच्चावच है, वो है पश्चिमी राजस्थान का। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, बाड़मेर जैसलमेर वाला किनारा जो दिख रहा है, यहाँ पर काफी कम ऊंचाई है। कितनी? 150 से भी कम मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये सबसे कम है। उसके बाद में 2 नंबर पर है 150 से 300 मीटर, ये वाला, यानी जो राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान का, इनके अलावा जो पार्ट बचा है वो नंबर 2 पर है, ठीक है। कितना? 2 नंबर पर। और उत्तरी पूर्वी जो मैदान है उसका भी कुछ जो पार्ट है वो 2 नंबर में आता है। नंबर 3 जो 300 से 600 है, वो है अरावली के दोनों तरफ का एरिया प्लस हाड़ौती वाला, ठीक है। ये 3 नंबर पर आता है। 300 से 600 मीटर में आता है 3 नंबर में। कौन सा? अरावली के दोनों तरफ का एरिया प्लस जो दक्षिण पूर्व का जो है हाड़ौती पठार, वहां वाला जो एरिया है वो 3 नंबर में आता है, 300 से 600। नंबर 4 पर है 600 से 1000 मीटर की ऊंचाई। 600 से 1000 मीटर की ऊंचाई में आता है, देखिए, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। हाड़ौती वगैरह वाला जो क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ और दक्षिणी जो उदयपुर वाला क्षेत्र है, वो 600 से 1000 में। और 1000 से अधिक है अरावली पर्वतमाला वाला जो क्षेत्र, जो ब्लैक दिख रहा है, काफी डार्क ब्लैक दिख रहा है आपको, वो वाला क्षेत्र किस में आ जाएगा? लास्ट 1000 से अधिक वाले में, ठीक है। तो अब फिर से एक बार आपको इसको ध्यान से देखना चाहिए। आपको 1000 से अधिक अरावली पर्वतमाला सबसे अधिक ऊंचाई, उससे कम ऊंचाई है 600 से 1000 में, जो कि अरावली के दोनों तरफ देखिएगा आप, कौन सा है? अरावली के दोनों तरफ। प्लस यहाँ जो आपको छोटे छोटे उत्तरी पूर्वी मैदान में भी भाग दिख रहे हैं वो है, प्लस हाड़ौती पर्वत वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। इससे कम है, इससे कम कौन सा है? 300 से 600 है, ठीक है। कौन सा है? 300 से 600 है। और फिर 150 से 300 मीटर ऊंचा है, जो कि पश्चिमी राजस्थान, यानी कंप्लीटली जो पश्चिमी राजस्थान है वो इसी में आता है, जो जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ एरिया को छोड़ दें तो, ठीक है। और जो बाड़मेर जैसलमेर या जैसलमेर का जो कुछ पार्ट है, जो सीमा वाला जो पार्ट है, जो बॉर्डर वाला पार्ट है, वो आता है 150 से भी कम ऊंचाई में। तो राजस्थान की सबसे कम ऊंचाई कहाँ पर है? जैसलमेर बाड़मेर में, जो कि बिल्कुल पश्चिम में है, ठीक है। और सबसे ऊंचा अरावली वाला, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से इस मैप में देख लो ताकि अच्छे से याद रहे। ये हो गए हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ठीक है, जो भू आकृति की दृष्टि से 4 भागों में बांटे गए थे। इन सबको हमने 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। तो आज इतना ही, धन्यवाद।